जम्मू कश्मीर विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री अब्दुल रहीम राथर साहब, मंच पर विराजमान श्री शालीन काबरा जी, श्री शांत मनु जी, श्री ब्रिजमोहन जी, श्री अचल सेठी जी, श्री रमेश कुमार जी, श्री भीमसेन टूटी, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, एसपी वर्मा साहब, हमारे दूसरे पद्मश्री जिन्होंने कला के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, ऐसे सभी आमंत्रित अतिथिगण, लॉ स्टूडेंट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, कभी कभी राष्ट्र के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब नागरिक स्पष्ट रूप से अपनी क्षमता को पहचानना शुरू कर देता है। उस स्थिति में सामूहिक शक्ति के द्वारा राष्ट्र स्वयं के लिए एक मौलिक मार्ग तैयार करता है। वह किसी और की बनाई हुई राह पर चलने से भी इनकार कर देता है। उस समय 76 वर्ष पूर्व भारत के जीवन में ऐसा ही अलौकिक क्षण आया था और जैसा भी हम सब ने पढ़ा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा देश के पवित्र ग्रंथ संविधान को हम सब ने अंगीकार किया। वह शनिवार का ही दिन था। सुबह 10 बजे सभी सदस्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में इकट्ठा हुए थे। अब उसे बहुत लोग सेंट्रल हॉल कहते हैं, पुरानी पार्लियामेंट का। 10:05 पर संविधान सभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक पत्र निकाला। वह पत्र सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी का था। सच्चिदानंद सिन्हा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने एक पत्र लिखकर सभी सदस्यों को एक संदेश दिया था। उस संदेश में उन्होंने कहा था कि दुनिया में कुछ भी ऐसा निर्मित नहीं किया जा सका है जो सबको प्रसन्न कर सके, लेकिन संविधान निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। तमाम विविधताओं, विशाल क्षेत्र के बावजूद इस विधान के द्वारा सभी के हितों का ध्यान रखते हुए एकता तथा परिपूर्णता को जमीन पर उतारने का काम किया गया है। मैं सच्चिदानंद सिन्हा जी की 2 आखिरी लाइनें जस की तस आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। संविधान सभा का सबसे प्राचीन सदस्य होने के नाते मैं उस करुणामयी भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आपका यह श्रम पूर्ण सफलता से सुशोभित हो और भारत की प्राचीन ऐतिहासिक भूमि राष्ट्रों में पुनः महान तथा यशपूर्ण स्थान ग्रहण करे। श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी के शब्द अंतस को छूने वाले हैं। हमारे नीति निर्माताओं ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में इस विशाल राष्ट्र की भविष्य यात्रा के लिए एक नया मार्ग तैयार किया था। घर बनाने से पहले आर्किटेक्ट उसका नक्शा तैयार करता है, इंजीनियर उसकी नींव और पिलर्स का खाका खींचता है। वैसे ही हमारे उन महापुरुषों ने संविधान में एक शब्द चुनकर भारत की समृद्धि का नक्शा बनाया था। मैं समझता हूं संविधान के एक शब्द विकास के एक बीज की तरह बोए गए थे, जिसकी लहलहाती फसल के कारण ही आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और आने वाले दिनों में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। संविधान को मैं विकास एवं सर्वजन कल्याण की सबसे बड़ी ताकत भी मानता हूं। संविधान राष्ट्र का प्राण है और संविधान के एक केंद्र पर ही विकास का पहिया घूमा करता है। संविधान समाज की सचेतना है, जिसने नागरिक सहभागिता द्वारा जन जन को विकास की पहलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। संविधान सिर्फ अनुच्छेद और नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह मार्गदर्शक प्रकाश है भारतवासियों का। मैं इसे एकता के उस धागे के रूप में भी देखता हूं, जिसने भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को जोड़ने का काम किया है।
मैं संविधान को उस पवित्र ग्रंथ के रूप में मानता हूं जिसके आदर्श और मूल्य समाज के हर एक वर्ग के लिए सहमत नियम की तरह हैं तथा जिनके द्वारा हम सभी मतभेदों को आपस में आसानी से भुला सकते हैं। इसलिए संविधान में सत्य और श्रद्धा का भी साक्षात है। संविधान के मूल्य समाज की महत्वाकांक्षा को पंख देते हैं और उसे स्वतंत्र विचारों के खुले आकाश में उड़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। संविधान ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नींव रखी है जो विकास की नई सुबह लाने में सक्षम हुए हैं। मैं मानता हूं कि हमारा संविधान महज कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि आचरण का एक कड़ा मानदंड है। हमारा संविधान ही हमारा आराध्य है जिसने भारत की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। 26 नवंबर 1949 को अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने समाज के कल्याण और प्रगति के संबंध में कहा था कि संविधान किसी बात के लिए उपबंध करे या न करे, देश का कल्याण उस रीति पर निर्भर करेगा जिसके अनुसार देश का प्रशासन चलाया जाएगा। मैं उनकी 2 लाइनें आप सभी के समक्ष उद्धृत करना चाहूंगा और ये राजेंद्र प्रसाद जी के शब्द हैं। मैं यही आशा करना चाहूंगा कि सब लोग जिनको भविष्य में इस संविधान को कार्यान्वित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा वह यह याद रखेंगे कि स्वाधीनता एक असाधारण विजय थी जिसको हमने महात्मा गांधी द्वारा सिखाई गई अनोखी रीत से प्राप्त किया था और जो स्वाधीनता हमने प्राप्त की है उसकी रक्षा करना, उसको बनाए रखना, जनसाधारण के लिए उसको उपयोगी बनाना उन पर ही निर्भर करता है जो शासन करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शब्द पीढ़ी दर पीढ़ी पॉलिसी मेकर्स को स्मरण कराते रहे हैं। उन्हें निरंतर ऐसे समाज की रचना के लिए तैयार रहना है जिसमें बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए समान अवसर और स्वतंत्रता होगी, जहां कोई भी छोटा या बड़ा नहीं माना जाएगा। बापू की रीतियों का जिक्र करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आह्वान किया था कि हर एक भारतीय को आत्मीयता के सूत्र में बांधना है। संविधान हर एक पॉलिसी मेकर, हर एक अधिकारी, कर्मचारी और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को प्रेरित करता है कि हमें राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सदैव अक्षुण्ण बनाए रखना है। समाज में आत्मविश्वास, सम्मान और स्वाभिमान की भावना पैदा करनी है तथा हर साधन और संसाधन का उपयोग भारतवर्ष को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने के लिए करना है। आज का यह दिन हमें प्रेरित करता है कि संविधान के मूल्यों को अपना संस्कार हम बनाएं और उन संस्कारों के आदर्शों द्वारा हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विकसित भारत के प्रयत्नों में अपनी सफलता हम भी सुनिश्चित करें। आज मैं आप सभी के समक्ष इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं कि संविधान के मूल्यों का सामाजिक आदर्शों से जुड़ाव भारत के लिए ये नया नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को अंगीकार करने से एक दिन पूर्व यानी 25 नवंबर को संविधान सभा में अपने भाषण के दौरान कहा था कि भारत को पहली बार आजादी मिली है या भारत पहली बार गणतंत्र बना है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि भारत में पहले भी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी लेकिन अपनी गलतियों से हमने उसे गंवा दिया। बाबा साहब ने देश को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि हम लोकतंत्र को केवल रूप में नहीं वरन यथार्थ में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक रीतियों को दृढ़तापूर्वक अपनाना होगा। बाबा साहब की बात 100% सच्ची थी। प्राचीन भारत में संवैधानिक शासन प्रणाली का बोलबाला था। वैदिक काल से ही भारत में विधि का शासन था और समाज लोकतांत्रिक नियमों से चलता था। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा एवं समिति का जिक्र कई बार मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाभारत सभी इस बात के साक्ष्य हैं कि भारत में अनेक गणतंत्र विद्यमान थे और इसलिए हमारे देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। लेकिन ये भी सच है कि बाबा साहब की चेतावनी को गणतंत्र बनते ही भुलाने की कोशिश हुई। संविधान निर्माताओं ने बड़ी मेहनत से
इस गाइडिंग लाइट को हमें दिया था, लेकिन उसकी मशीनरी में परिवर्तन करके अस्थायी संसद की मदद से नागरिकों के व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला हुआ और उसके पश्चात 6 दशकों में 75 बार संविधान बदला गया। मुझे स्मरण है, पिछले वर्ष संविधान सभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, कुछ लोगों के मुंह खून लग गया था और बार बार उन्होंने संविधान का स्वीकार करके संविधान निर्माताओं को अपमान किया था। 1975 में आपातकाल इमरजेंसी लगाकर संविधान को गहरी चोट पहुंचाई गई थी। बाबा साहब ने सामाजिक लोकतंत्र की बात कही थी। उन्होंने स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व पर बल दिया था। तो हमें भी विचार करने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में भेदभाव, अलगाववाद का खेल कितने दिनों तक चला। इस स्थिति को भी हमें समझने की जरूरत है कि भारत का सैनिक हमारी रक्षा के लिए शहादत तो दे सकता है, खून बहा सकता है, लेकिन झोपड़ी बनाने का अधिकार किन्हीं कारणों से उसे जम्मू कश्मीर में प्राप्त नहीं था। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत सरकार से बड़ी आर्थिक सहायता मिलती है, तभी जम्मू कश्मीर का काम चलता है। सारा पैसा तो भारत सरकार से आता रहा है, लेकिन देश की संसद को पैसा कहां खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, इसके जांचने का अधिकार नहीं था। एक विडंबना ही थी, मैं मानता हूं। गणतंत्र बनने के बाद भी भारत के इस हिस्से में लोकतांत्रिक मूल्यों की आड़ लेकर ऐसे अनेक कानून थे, ऐसे कानून बनाए गए थे जो अलगाववादी तत्व अपनी जड़ें जमाने में जिनके कारण यहां कामयाब हुए। मैं आप सबको एक छोटा किस्सा बताना चाहता हूं। जब कार्यक्रम था तो मैं देख रहा था पार्लियामेंट की डिबेट। 1965 में आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने अनेक जम्मू कश्मीर वासियों पर यातनाएं दी थी। प्रभावित परिवारों को 120 रुपए प्रति परिवार की मदद दी गई, लेकिन जो लोग यहां से चले गए थे पाकिस्तान, आतंकवाद की ट्रेनिंग लेकर के आए थे, 1968 में उन्हें 600 रुपया प्रति माह आर्थिक सहायता देने का फैसला यहां किया गया। यानी जो जम्मू कश्मीर वासी देश के प्रति वफादार था उसे सजा देने का इंतजाम था, और जो गद्दार था उसे पुरस्कृत किया जाता था। यह तथ्य देश की संसद के सामने 30 अगस्त 1968 को एक बड़े नामचीन संसद सदस्य ने रखा और इस सच को उजागर किया। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि अलगाववादियों को पुरस्कृत करने और देशभक्तों को प्रताड़ित करने की प्रथा भारत के संविधान ने ही यहां बंद करा दी है। यहां 32 तहसीलें हुआ करती थीं, तहसीलदार 75 थे। अनेक आईएएस और आईपीएस की सिफारिश ऐसे लोगों की गई। एक वाकया मैं देख रहा था, 70 के दशक की बात है, एक अभियुक्त आईएएस ऑफिसर बन गया। यही नहीं, मैट्रिक पास लोग भी आईएएस और आईपीएस बन जाते थे। मेहनती, पढ़े लिखे, टैलेंटेड लोग जो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे, वो राह देखते रह गए। आए दिन कहते थे कि साहब बदला क्या। मैं कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान को पूरी तरह लागू करके आज जम्मू कश्मीर में ये सुनिश्चित हुआ है कि मेरिट के आधार पर ही यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। अब किसी की सिफारिश पर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती है। देश की संसद ने सुनिश्चित किया है कि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक संविधान के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों से वंचित नहीं रह सकता है। देश की संसद ने सुनिश्चित किया है कि जम्मू कश्मीर का हर एक भाई बहन नागरिकता के सम्मान, गौरव और गरिमा से वंचित नहीं रह सकता है। संविधान को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू करके ये सुनिश्चित किया गया है कि हर एक नागरिक को समान अधिकार, समान अवसर दिए जाएं और शासन में जवाबदेही, पारदर्शिता सुनिश्चित करके विकास की प्रक्रिया को और मजबूत बनाया जाए। मैं 890 केंद्रीय कानून जो देश की संसद ने पारित किए थे, पारित होने के बाद उन कानूनों में लिखा जाता था कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी भारत के सारे हिस्सों में ये कानून लागू होंगे। ये सभी कानून अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गए हैं। एक ऐसा वर्ग था जिसे चुनिंदा चुनाव में तो वोट देने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन हर चुनाव में वोट नहीं दे सकता था।
सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल गए हैं। एक ऐसा वर्ग था जिसे जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता था, वह सपना भी पूरा हो गया है। समाज का एक वर्ग तो ऐसा था जो पढ़ाई चाहे जितनी कर ले, जिंदगी भर स्वीपर के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था। ऐसे भेदभाव को भारत के संविधान को पूरी तरह लागू होने के कारण ये सब समाप्त हो गया। हमारी बच्चियां, आधी आबादी, उसको भी देश के दूसरे हिस्सों में जो अधिकार था वो जम्मू कश्मीर में हासिल नहीं था, उन्हें भी अब पूरा अधिकार मिल गया है। संविधान के आदर्शों और मूल्यों को पूरी तरह लागू करके सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है कि भारत के अन्य नागरिकों की तरह जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी वो सारे अधिकार, वो सारी सुविधाएं और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है वो प्राप्त हो सके। मुझे प्रसन्नता है कि आज जम्मू कश्मीर संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है। संविधान के सभी कानूनों के पूरी तरह लागू हो जाने से लोगों का जीवन सुधरा है और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। आदिवासी समुदाय हो, किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, वंचित वर्ग के लोग हों, कल्याण के लिए भारत सरकार जो भी योजनाएं बनाती है उसका लाभ बिना किसी भेदभाव के जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को मिले। अब ऐसा कानून यहाँ लागू है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी आपने जब ये देखा तब भी सुना होगा, बार बार एक बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात की है। उस भावना से किसी के साथ बिना भेदभाव के केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाओं और इन्वेस्टमेंट के कारण खुशहाली की नींव रखी। हर एक जम्मू कश्मीर का वासी का जीवन बेहतर हो, ये मुख्य उद्देश्य है। आज इस अवसर पर मैं एक आप सबसे निवेदन भी करना चाहता हूँ। दशकों पहले जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत ने संविधान और उसके कानून, मूलभूत आदर्श और मूल्य लागू कर लिए थे। जम्मू कश्मीर को उसके लिए इंतजार करना पड़ा। इसलिए हर एक नागरिक से मैं निवेदन करूंगा कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि दुगनी मेहनत से जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए हम काम करें और एकता, शांति, न्याय, समानता, बंधुत्व के दर्शन को सदैव संरक्षित रखें। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मित्रों, भारत के लोग संविधान का मूल्य स्रोत है और ये लोगों की ही जिम्मेदारी है कि सब अपने कर्तव्यों का पालन करें। आतंकवाद, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर जम्मू कश्मीर का हर नागरिक, हर अधिकारी बढ़े, ये निवेदन करते हुए, इसी नीति पर काम करते हुए आप सब प्रशासन का सहयोग करें। इतना ही निवेदन करते हुए आप सबके प्रति हृदय से साधुवाद देते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।